हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसी रिएक्शन जिसका रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। और हमने कहा था कि अगर ये कोई रिएक्टेंट ए है और बी में कन्वर्ट होता है और इस रिएक्शन का ऑर्डर अगर ज़ीरो है तो किसी टाइम टी पे इसका हमने ए नॉट लिया था, ये ज़ीरो था, और टी बराबर टी पे हमने इसको बोला था कि ये ए टी होगा। और ए टी का कैलकुलेशन हमने किया था ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, तो एक फार्मूला ये था। फिर x हमने निकाला था, ये किसके बराबर था, के टी के। और फिर k के लिए हमने आपको एक और फार्मूला बताया था कि ये था ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 1/2 ए नॉट अपॉन 2k। और लाइफ टाइम टी लाइफ टाइम हमने निकाला था ए नॉट अपॉन के। इतनी बात हम लोगों ने की थी। अब आज हम लोग कुछ एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल करके देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है आपके पास, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। इसमें आपसे पूछा है रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। एक रिएक्शन दी गई है ए टू बी और इस रिएक्शन के लिए आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 6 × 10⁻⁴ मोल लीटर -1 और सेकेंड -1। और फिर कहा गया है कि इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज़ 5m देन कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट। कहा गया है कि किसी टाइम टी पे या t0 पे इसका कंसंट्रेशन है 5m। तो किसी टाइम t बराबर t जिसकी वैल्यू आपको दिया गया है 20 मिनट, आपसे B का कंसंट्रेशन पूछा गया है। अब देखो बेटा, बस हमारे पास इतनी जानकारी है कि एक रिएक्शन ए बी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया है और 20 मिनट बाद, मिनट है ना, 20 मिनट बाद आपसे बी का कंसंट्रेशन पूछा गया है और ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो हमने आपको बताया था कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको डायरेक्ट नहीं बताया जाएगा, उसको आपको जो के की यूनिट है उससे पता करना है। तो के की यूनिट है मोल लीटर -1 सेकेंड -1। अब यहाँ से आपको ऑर्डर का पता करना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि लीटर का जो पावर होगा कितना है, -1, उसमें +1 कर देना, +1 जितना आएगा, कितना आएगा, 0। यही हो जाएगा इस रिएक्शन का ऑर्डर। तो आपने इतना किया, तुरंत आपको पता चल गया कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। और अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है बेटा, तो जीरो ऑर्डर के लिए आपको सारे फार्मूले पता हैं। आपको बी की वैल्यू पूछी जा रही है, बी उसमें क्या था, x था, तो x बराबर कितना था, k × t। बस k की वैल्यू रखेंगे 6 × 10⁻⁴ मोल लीटर सेकेंड -1, मोल लीटर -1 सेकेंड -1 और इनटू टी कितना है, 20 मिनट्स। तो अब 20 मिनट्स है तो आपको इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, 20 × 60। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
कर लोगे, अब इसको सॉल्व तो कर ही लोगे ना बेटा। तो क्वेश्चन में क्या था, एक तो आपको यहाँ से पता करना था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और जैसे ही आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता कर लिया तो आपको ये फार्मूला पता है कि किसी टाइम टी पे जो प्रोडक्ट होगा उसका कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, K इंटू टी। तो ये हमारा हो गया आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको तरीके आने चाहिए कि हमको करना क्या है। इसके बाद तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज, कोई रिएक्शन है उसके लिए K की वैल्यू आपको दी गई है। कितनी दी गई है बेटा, 2 इंटू 10 के पावर -1 मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस का, और H माइनस मतलब आवर माइनस। कह रहा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 30 मिनट इज, आपसे कह रहा है कि T बराबर 30 मिनट बाद जो कंसंट्रेशन, तो उसको हम लोग बोलते थे AT, कितना है 0.5 मोल डेसीमीटर क्यूब। देन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि आपसे A0 की वैल्यू पूछ रहा है। अब फिर वही चीज़ कि कौन सा फार्मूला लगाएं, तो हर ऑर्डर के लिए तो फार्मूले अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है उसका पावर देखेंगे। तो देखो बेटा, वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में नहीं है, इसीलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि मैंने आपसे बोला था कि वॉल्यूम का लीटर, जो लीटर होता है वही डेसीमीटर क्यूब होता है। लीटर बोलो या डेसीमीटर क्यूब बोलो, ये दोनों चीज़ें एक हैं। तो इस डेसीमीटर क्यूब की जगह पे आप लीटर रख सकते हो। तो उस केस में लीटर का पावर -1 आएगा। डेसीमीटर क्यूब, इसका पावर 1, तभी तो ये माइनस में आएगा। जो लीटर होता है वही डेसीमीटर क्यूब होता है। तो इसका मतलब ये डेसीमीटर क्यूब की जगह अगर आप लीटर रखोगे तो लीटर का पावर -1 आएगा, और -1 में +1 करोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो फिर यहीं से हमको पता चल गया कि इस रिएक्शन का ऑर्डर 0 ऑर्डर है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपका ये टेस्ट करने के लिए लिया गया था कि आप पता कर सकते हैं कि नहीं कि डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम चीज़ होती है। अगर आपको ये पता है कि डेसीमीटर क्यूब लीटर ही होता है तो लीटर का पावर -1 आएगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी 0। और जैसे ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गई तो AT और A0 का आपके पास फार्मूला पता है। कितना होता है बेटा, AT बराबर होता है A0 माइनस KT। तो A0 कितना हो जाएगा, A0 बराबर हो जाएगा AT प्लस KT। AT की वैल्यू आपको दे रखी है कितना 0.5 और ये है डेसीमीटर क्यूब, प्लस अब K की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 2 इंटू 10 के पावर -1, और ये आवर में है। तो आवर में है और टाइम आपको दे रखा है मिनट में, तो आवर को मिनट में बदलना है तो हमको यहाँ पे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इनटू टाइम 30, तो ये कर देंगे 30। सॉल्व कर लेंगे 2 से 2 तो ये 0.1 आ जाएगा। तो 0.5 प्लस 0.1 यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.6 m या मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है? आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि यहाँ डेसीमीटर क्यूब का ध्यान रखना है, यहाँ यूनिट आवर में दिया है तो इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो फार्मूले वही हैं, बस आप कितनी अच्छी से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको यूनिट्स का कितना ध्यान है
ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में टेस्ट की जाएंगी। देखो ये भी हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 करें डिकम्पोजिशन ऑफ Cl2O7 गैस इंटू ClO2 एंड O2 फॉलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें आपको पहले ही बता दिया है कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है। रिएक्शन दे रखा है Cl2O7 गिव्स 2ClO2 प्लस 3/2 O2 और ये बता रखा है कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इफ़ इनिशियल प्रेशर ऑफ मिक्सर इज़, और इसका T बराबर T0 पे इसका पार्शियल प्रेशर या प्रेशर दे रखा है 600 mmHg एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cl2O7। Cl2O7 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे लिखेंगे बेटा? -D पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2O7 अपॉन dt, यही तो होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये कितना दे रखा है? 50 mmHg, ठीक है, सेकेंड -1। तो आपसे पूछा जा रहा है, कैलकुलेट करना है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 एट T बराबर 2 सेकेंड। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, तो जितना इनिशियल होगा वही T बराबर 2 पे भी होगा। तो ये तो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो टाइम का कोई सेंस नहीं है। जब तक रिएक्शन होगी, रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो रेट जीरो हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर रिएक्शन चल रही है तो रेट टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना है हमको। अब इसमें पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमको करना है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 एट T बराबर 2 सेकेंड। तो पहले तो इस रिएक्शन के लिए हम रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो आपको पता है कि रेट बराबर होगा dx अपॉन dt और ये होगा माइनस का d Cl2O7 अपॉन dt और ये बराबर होगा प्लस का 1/2 ClO2 अपॉन dt और ये होगा 2/3 DO2 अपॉन dt। हमने बताया था आपको कि अगर ये सॉल्यूशन में है तो यहाँ पे आप एक्टिव मास रख लेंगे, और अगर गैसियस मिक्सचर है तो यहाँ पे आप पार्शियल प्रेशर यूज कर सकते हैं। अब आपको इसकी वैल्यू दे रखी है और आपसे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 क्या होगा बेटा? ये चीज़ होगी, ये आपको बताना है और ये चीज़ आपको दे रखी है। तो मैंने बताया था कि जो दे रखा है और जो बताया आपको बताना है उसको अलग निकाल लो। तो अलग निकाला तो क्या होगा? DCl2O7 अपॉन dt ये बराबर होगा 2/3 DO2 अपॉन dt। अब DO2 अपॉन dt रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 बताना है, तो DO2 अपॉन dt ये कितना हो जाएगा? 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 3/2 D Cl2O7 अपॉन dt, ठीक है बेटा। अब इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, कितना दे रखा है? 50। तो इसके जगह पे 50 रख दो तो क्या हो जाएगा? 50 इंटू 3/2 यानी कि आ जाएगा 75। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 कितना आ जाएगा? 75 mmHg सेकेंड -1 और यही हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
हम सेकंड की बात करते हैं। अच्छा सेकंड, चलो सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड की बात करें तो हमसे पूछा गया है टी हाफ। टी हाफ पूछा गया है। तो आपको पता है कि जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ कितना होता है बेटा, A0/2K। ये फार्मूला होता है हमारे पास। अब A0 तो हमको पता है इनिशियल, तो ये हो जाएगा 600 mmHg। और अब हमको चाहिए क्या, K चाहिए, रेट कांस्टेंट। और मैंने आपको खूब बताया है कि जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट होता है वही रेट कांस्टेंट होता है। यानी कि अब दोबारा से हमको इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, dx/dt, और ये होगा माइनस का dCl2O7/dt, यानी कि रिएक्शन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cl2O7 के बराबर होगा। और ये चीज़ आपको दे रखी है 50 mmHg सेकेंड -1, तो यही हो गया K। अब आपको K की वैल्यू भी पता चल गई और A0 की वैल्यू पता चल गई, तो आप आराम से टी हाफ निकाल सकते हैं। तो निकाल लो बेटा, टी हाफ कितना होगा, T1/2 कितना होगा, A0 600 2 × 50 कितना हो जाएगा बेटा 6, और सेकंड में है तो ये हो जाएगा सेकंड, 6 सेकंड। तो हमारा सेकंड आंसर भी आ गया। अब इसके बाद इसका हम लोग थर्ड पार्ट कर लें जरा। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ Cl2O7। इस रिएक्शन के लिए रेट पूछा है। अच्छा देखो, लिखो उस रिएक्शन के लिए रेट लिखो। तो रेट बराबर क्या होगा बेटा, dx/dt, और ये होगा माइनस का 1/2 dCl2O7/dt। ठीक है, और देखना जरा, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास ही है, यही तो है, ये दे रखा है। तो इस रिएक्शन के लिए रेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 × ये, यानी कि 50, यानी कि 25 mmHg सेकेंड -1। तो ये हो गया थर्ड का आंसर। तो कितने आसान काम है, एक बार आपने चीज़ों को समझ लिया है तो क्वेश्चन करना बहुत टफ काम नहीं होता है, बहुत आसान होता है। हमको यूनिट का ध्यान रखना है और जो सिंबल्स हैं उनका याद रखना है। अब कह रहे हैं कि टोटल प्रेशर आफ्टर 10 सेकेंड। आपको रिएक्शन मिक्सचर का टोटल प्रेशर निकालना है 10 सेकेंड के बाद। चलो अब देखो कैसे होगा ये तो टोटल मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बन जाएगा। 2ClO2 + 3/2 O2। अब सपोज करो कि T = 0 पे इसका प्रेशर कितना था, हमने ले लिया P0, तो इसका कितना होगा 0, इसका होगा 0। अगर इसका x कम हो रहा है तो यहाँ पे 2x होगा और यहाँ पे 3x/2 होगा। ठीक है, x कम हुआ था कितना, P0, तो इसका होगा कितना, P0 - x, इसका हो जाएगा पार्शियल प्रेशर 2x और इसका हो जाएगा 3x/2। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, PT बराबर हो जाएगा बेटा P0 - x + 2x + 3x/2। 3x/2 देख लो भाई, अगर इसका हमने इनिशियल P0 लिया है तो T = 0 पे ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। अगर इसका x प्रेशर कम हो रहा है
तो इसकी वजह से 2x बढ़ जाएगा और इसके वजह से 3x/2 बढ़ जाएगा। तो T बराबर T पे Cl2O7 की वजह से जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा P0 माइनस एक्स, ClO2 की वजह से होगा 2x और O2 की वजह से जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा 3x/2। तो टोटल प्रेशर आपका निकल के आ गया कितना, P0 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 3x/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एक x माइनस का है तो ये एक x कम हो जाएगा और 2 3 5 यानी कि हो जाएगा ये P0 अपान 5x/2। ये आ गया टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर, अब इस टोटल प्रेशर में हमको 10 सेकेंड बाद निकालना है, 10 सेकेंड बाद। तो किसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू निकाल लें, अगर x की वैल्यू निकाल लें तो x की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमको टोटल प्रेशर आ जाएगा। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो किसी टाइम t पे इसका प्रेशर जो हम लोग PT निकालते थे बेटा वो निकालते थे P0 माइनस K इंटू एक्स, सॉरी K इंटू टी। तो यहाँ से अगर हम PT निकालें तो कितना हो जाएगा, P0 कितना है 600 माइनस K, रेट कांस्टेंट हमको पता ही है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही रेट कांस्टेंट होगा, 500 इंटू टाइम कितना है 10, तो ये हो गया 600 माइनस 500 यानी कि 100। PT की वैल्यू आ गई आपके पास 100, PT की वैल्यू आ गई 100। अब देखना बेटा P0 माइनस एक्स ये होता है PT और इसकी वैल्यू आ गई 100। P0 आपको पता है 600 माइनस एक्स बराबर 100, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 500, x बराबर आ गया 500। अब यही x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो पुट करो, इसमें रखो P0 की वैल्यू कितनी है 600 प्लस 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 500/2। ये किया 625 और उसका हाफ, ठीक है। और इसको अब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा mmHg। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। ये लास्ट पार्ट में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, तो वो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ये पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, इसका P0 है तो ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा। T टाइम बाद ये P0 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 3x/2 हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर PT इसके बराबर आएगा। अब इसमें आपको P0 की वैल्यू तो पता ही है 600, x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए दोबारा से आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आपने कहा था कि यहाँ से PT अगर निकालें तो PT क्या होता है बेटा, ये x के बराबर होता है और इसको हम लोग निकालते कैसे हैं A0 माइनस KT। अब इस रिएक्शन के लिए A0 की वैल्यू आपको पता है 600 माइनस K की वैल्यू यहाँ से पता है और T आपको दे रखा है, तो ये आ गया 100। अब PT यानी कि x की वैल्यू, ये PT की वैल्यू है बेटा, PT की वैल्यू है। अब आपको एक बार PT की वैल्यू आ गई, इसको हम बोलते हैं PT।
तो पी नॉट माइनस एक्स, जिसको हम पी टी बोलते थे, ये आ गया 100। तो अब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी टी। तो यहाँ से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक बार आप ज़रा इसको प्रैक्टिस करेंगे, खुद से एक बार लगाने की कोशिश करना इन क्वेश्चंस को। अब इसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड ज़रा हम लोग ग्राफ की बात कर लें। तो ग्राफ में कोई नई चीज़ नहीं है, जो कॉन्सेप्ट हमने सीख रखा है वही है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट बराबर के होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट होगा। अब ये मान लो हमने इधर कंसंट्रेशन लिया रिएक्टेंट का और इधर हम लोग रेट कर रहे हैं, तो रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। फिर अगर हम लोग रेट के जगह कंसंट्रेशन के जगह पे टाइम ले लें और इधर रेट रखें, तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम में ग्राफ खींचे, इधर ले लें टाइम, तो ये बनेगा बेटा y इजिकल टू सी माइनस एम एक्स प्लस सी होता है, तो x बन जाएगा। अब यहाँ पे ये x एक्सिस पे t रहेगा, ये तो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा विथ निगेटिव स्लोप। तो ये ग्राफ आएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का। यहाँ से इस फार्मूले से ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी से, इसको y इजकल टू सी माइनस एम एक्स। तो ये स्ट्रेट लाइन का फार्मूला है। c इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव है, स्लोप निगेटिव है, देखो ये 90 से ज़्यादा है तो स्लोप निगेटिव हो जाएगा। अब अगर हम टी हाफ का कंसंट्रेशन के साथ प्लॉट खींचें, तो टी हाफ कितना होता था बेटा, ए नॉट अपॉन 2k, ये k कांस्टेंट था, तो टी हाफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए नॉट। ये भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लेकिन इसमें इंटरसेप्ट 0 आएगा, यानी कि अगर आप टी हाफ और ए नॉट में या कंसंट्रेशन में खींचते हो ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि इंटरसेप्ट 0 है। तो ये आ जाएगा T1/2 ए नॉट। ठीक है बेटा, तो ये कुछ आपको ग्राफ ध्यान रखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कभी कभी आपको ये ग्राफ दे के और पूछ लिया जाएगा कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन में ग्राफ ऐसा है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो जीरो ऑर्डर। रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम में ऐसा ग्राफ है तो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी। एक्चुअल में ऑर्डर बताने का एक तरीका ये भी है, ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफ से आप रिएक्शन का ऑर्डर बताओ। तो रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ अगर इस तरह से आएगा जीरो ऑर्डर, रेट और टाइम का ग्राफ ऐसे आएगा तो जीरो ऑर्डर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का ग्राफ ऐसे आता है तो जीरो ऑर्डर, और हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन का ग्राफ अगर ऐसे आता है तो जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो ये सारे जीरो ऑर्डर के ग्राफ आपके सामने हैं। इस तरीके से बेटा हमारा जीरो ऑर्डर कंप्लीट हुआ, और अब हमको पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में भी वही कि पहले हम डेफिनेशन देखेंगे,
फिर उसके कुछ एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसकी काइनेटिक्स देखेंगे और फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर। तो डिफिनीशन तो आप सबको पता ही है, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर बेटा? ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या रिएक्शन जिसमें रेट कंसंट्रेशन के पावर 1 के बराबर होती है। तो रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज proportional to concentration of reactant is known as first order reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें एग्जाम्पल, तो इसका जो सबसे मोस्ट कॉमन और मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, और ये सिर्फ यहाँ नहीं, फिजिक्स में भी जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे तो वहाँ पे भी सारे यही कॉन्सेप्ट चलेंगे। सबसे पहला होता है कि ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती हैं सब फर्स्ट ऑर्डर की होती है। वो रेडियो एक्टिव रिएक्शन चाहे नेचुरल रेडियो एक्टिव रिएक्शन हो, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, कोई भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। उसके बाद सेकंड है ग्रोथ एंड डीके, ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया का डीके होता है या बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसके बाद हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। एस्टर की हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में या इन्वर्जन ऑफ शुगर इन एसिडिक मीडियम। तो ये सारी रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। आपको ये ध्यान रखना है, रेडियो एक्टिव, ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम और इन्वर्जन ऑफ शुगर इन एसिडिक मीडियम। जैसे इसका रिएक्शन अगर आपको लिखना है तो क्या बनेगा, CH3COO CH3 प्लस H2O, यहाँ पे एसिड ले लोगे तो ये बन जाएगा CH3COOH और इसके साथ एक एल्कोहल बन जाएगा C2H5OH। इन्वर्जन ऑफ शुगर शुगर है ना, तो C12H22O11 प्लस H2O। ध्यान रखना एसिडिक मीडियम में, यही अगर एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, यही रिएक्शन अगर एंजाइम के प्रेजेंस में कराओगे तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 और दूसरा मॉलिक्यूल भी ग्लूकोज का ही बनेगा C6H12O6। एक ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और एक लीवो रोटेटरी होगा। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल्स थे, आपको ध्यान रखना है। अब इसकी काइनेटिक्स की बात हम लोग ज़रा कर लें। सबसे पहली बात कि अगर कोई रिएक्टेंट ए कन्वर्ट होता है बी में और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इस रिएक्शन का रेट होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर 1। सबसे पहले तो
इसी फार्मूले पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे कोई एक रिएक्शन दे देंगे, के की वैल्यू दे देंगे, किसी टाइम टी पे ए का कंसंट्रेशन दे देंगे और उस टाइम पे इस रिएक्शन का रेट पूछा जाएगा। जैसे कहेगा कि एक रिएक्शन ये है, इसके लिए के की वैल्यू कुछ दे देंगे 3 × 10⁻³ सेकेंड -1 और कहेंगे एक टाइम t बराबर 10 सेकेंड पे ए का जो कंसंट्रेशन है वो 2 मोलर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो सिंपल हम लोग लगा देंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन R बराबर क्या हो जाएगा बेटा, K 3 × 10⁻³ और कंसंट्रेशन 2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो एक तो डायरेक्ट इसी फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा अब थोड़ी सी इसकी काइनेमेटिक्स की बात हम लोग कर लेते हैं। तरीका अब भी वही चलेगा। देखो, अगर t बराबर 0 पे इसको आपने लिया है a0, तो ये होगा 0। t किसी टाइम t पे इसका नाम होगा at, बचा हुआ निकालेंगे कैसे, a0 माइनस x। बार बार मैं ये बता चुका हूँ, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये होगा bt। इसमें ध्यान रखना at क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम t समय के बाद कितना बचा हुआ है। अब इस रिएक्शन के लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखो dx/dt, तो ये होगा -dA/dt और ये होगा प्लस का dB/dt और ये बराबर होगा k। चल, तो कभी कभी इस फार्मूले पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, कहेंगे कि रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए आपको दे देंगे, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी पूछ लेगा, या रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे के, कंसंट्रेशन दे के रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, या रेट ऑफ रिएक्शन, इनमें से कुछ भी पूछी जा सकती है। तो आप उसको आसानी से बता सकते हो। अब इसके बाद हम लोग एक टाइम t के बाद एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि a कितना बचेगा, इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो उसके लिए फिर वही तरीका है कि t बराबर 0 पे हम इसको ले लें a0, t बराबर t पे इसको रखेंगे at और at होगा a0 माइनस x और ये होगा x। अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt ये बराबर होगा बेटा कि कंसंट्रेशन a0 माइनस x। अगर टाइम t पे आप इसका रेट निकालते हो तो ये होगा। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि dx/a0 माइनस x बराबर इधर कर देंगे k × dt। ठीक है, और फिर इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए हो जाएगा dx a0 माइनस x, ये हो जाएगा k × dt और इसका इंटीग्रेशन। अब मैथ वाले जिनको इंटीग्रेशन आता है वो जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो ये आएगा माइनस का ln a0 माइनस x और इधर आ जाएगा बेटा kt और साथ में आएगा एक कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन के बाद ये आएगा। अब आप यहाँ पे c एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू इस फार्मूले में t बराबर 0 रख के निकाली जाती है। तो अगर t बराबर 0 है तो आपको पता है कि x बराबर भी 0 हो जाएगा। तो इस फार्मूले में t के जगह पे 0 और x के जगह पे 0 रखो तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो रख लो -ln a0
x के जगह पे 0 तो 0 और k t के जगह पे 0 प्लस c, तो यहाँ से आ गया c बराबर माइनस ln a0। ठीक है, और फिर यही वैल्यू उठा के इस फार्मूले में रख देंगे। तो रखो, क्या हो जाएगा बेटा, देखो माइनस ln a0 माइनस x, ये बराबर होगा kt माइनस ln a। अब इन दोनों को एक तरफ कर लो तो kt बराबर हो जाएगा, kt इसको इधर ले आएंगे तो ये होगा ln, ये a0 है, ln a0 माइनस ln a0 माइनस x। अब ये log की प्रॉपर्टी आ गई, log a माइनस log b। तो आपको पता है कि log a माइनस log b क्या होता है, log a अपान b। log की प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी जब केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाई थी तो उस समय बताया था log की जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं। तो अब आ जाएगा kt बराबर ln a0 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहते हो k की वैल्यू निकालना, तो k बराबर क्या हो जाएगा बेटा, k निकाल लो तो ये हो जाएगा 1/t ln a0 माइनस x। ठीक है, तो ये एक आपके पास इम्पॉर्टेंट फाइनल रिजल्ट आ गया। अब उसी समय मैंने बताया था कि ln के जगह पे अगर आप log लाना चाहते हो, ln के जगह पे अगर log लाना चाहते हो तो पूरे इक्वेशन में 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उस केस में ये सेम फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, k बराबर 2.303 अपॉन t log a0 माइनस x। और ये है फार्मूला जिसको आपको अपने कोर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। ये तो आपसे पूछा जाएगा, ln का फार्मूला है तो इसका ऐसा आप न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ तो नहीं कर पाओगे। हाँ, कंपेयर करना है तो इसका यूज़ कर सकते हो, या ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपसे ऑप्शन बना के पूछ लेगा कि k की वैल्यू इतनी होती है कि नहीं होती है। अदरवाइज़ इस पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं होंगे, जो भी न्यूमेरिकल होंगे इस फार्मूले पे होंगे। अगर इस फार्मूले पे होंगे तो आपको इस फार्मूले के हर एक चीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए कि क्या है बेटा, k क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। a0 क्या है, a0 है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, a0 माइनस x, इसी को हम लोग बोलते थे AT, और ये AT है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। जिस टाइम की बात कर रहे हैं उतने टाइम के बाद जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन कितना बच जाएगा, और x क्या है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम t। या इससे भी सही बात, अगर स्टेकियोमेट्री 1:1 है तब तो ये यही होगा, अदरवाइज सबसे सही बात ये है कि x क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिसइंटीग्रेट या डिकम्पोज
आफ्टर टाइम t। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट एक और फार्मूला बता रहा हूँ, उसको याद रखना। क्या है? कंडीशन देख लो कि वो फार्मूला है किसके लिए। अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, क्या बेटा, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और दो टाइम इंटरवल दिया है और टाइम इंटरवल t बराबर 0 से ना शुरू करके वो t बराबर t1 पे शुरू कर रहा है और t बराबर t1 पे जो कंसंट्रेशन है वो C1 है और किसी टाइम t2 पे कंसंट्रेशन C2 है। आपको दो टाइम इंटरवल दिया होगा t1 t2। t1 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन C1 होगा और t2 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन C2 होगा और डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन के लिए अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो K की वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लिख लो 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log C2 अपॉन C1। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, नीट पे और जेई में इसमें खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन समझ लो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जब दो अलग अलग टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया गया हो और के की वैल्यू पूछी जाए तो इस फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब जैसे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन में दो चीज़ और पढ़े थे, हाफ लाइफ और लाइफ टाइम, तो यहाँ पे भी ज़रा हम देख लें हाफ लाइफ और लाइफ टाइम। तो पहला हम शुरुआत करते हैं हाफ लाइफ। अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाफ लाइफ रिप्रेजेंट करते हैं T1/2 या T50% और ये वो टाइम होता है जिसमें हाफ ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होती है। बार बार मैं कह रहा हूँ बेटा कि ये कंप्लीशन का होगा। जैसे आपसे कहा T1/3 तो इसका मतलब टाइम जिसमें 1/3 रिएक्शन कंप्लीट होगी। T2/3 का मतलब हुआ कि टाइम जिसमें 2/3 रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो ये जो टाइम चलेगा वो कंप्लीशन का होगा, कंप्लीट होने में लगा टाइम, बचा हुआ नहीं तो ये सोच लो कि 50% बचा या 50% कंप्लीट, तो उसके केस में तो सही हो जाता है। लेकिन अगर हमने कहा 1/3, तो अगर आपने कहा कि 1/3 कंप्लीशन का टाइम तो इसका मतलब 2/3 बचे का टाइम। ठीक है ना, तो 50 वाले में तो आपका बचा या कंप्लीशन काम करेगा, लेकिन बाकियों में फिर वो आंसर गलत आने लगेगा। चलो, हाफ लाइफ टाइम इंटरवल जिसमें 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो उस केस में हम लोग t की जगह पे रखेंगे T1/2 और फिर AT, ये कितना हो जाएगा बेटा, AT हो जाएगा A0/2। बस यही फार्मूले में हमको रख देना है। K बराबर हमने निकाला था 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन AT। ठीक है ना, आप इसके जगह पे आप चाहें तो AT के जगह पे A0 माइनस x भी लिख सकते हैं, ये बात तो सेम ही है। अब कर लो K 2.303 अपॉन यहाँ पे रख लो T1/2 log A0/2 लिखोगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा
अब ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा तो के आ जाएगा 2.303 अपॉन टी 1/2 log 2। इसी से अगर आपको ln लिखना है log के बजाय ln, तो 2.303 से डिवाइड कर दोगे तो k बराबर आ जाएगा ln 2 अपॉन टी हाफ। ठीक है भाई, ln से log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो log से ln में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से डिवाइड कर देंगे। चलो अब इसके बाद इसी फार्मूले को आगे बढ़ाओ। हमको निकालना क्या है, टी हाफ, तो टी 1/2 कितना हो जाएगा बेटा, 2.303 अपॉन के log 2 टी 1/2। 2.303 अपॉन के log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो टी 1/2 कितना आ जाएगा, 0.693 अपॉन के। या यहाँ से निकालोगे तो टी 1/2 हो जाएगा ln 2 अपॉन के। ठीक है, अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या निकल के आई, सबसे अच्छी बात निकल के आई कि जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है उसका हाफ लाइफ, देखो इस एक्सप्रेशन में, हाफ लाइफ के एक्सप्रेशन में कहीं ना कंसंट्रेशन है ना टाइम है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ ना ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना तो टाइम पे। यानी कि अगर कोई एक रिएक्शन है तो आपने उसका एक हाफ लाइफ निकाल लिया है तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द रिएक्शन। ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शन जैसे जैसे कंप्लीट होगी तो वो घटेगा या बढ़ेगा। आपने जीरो ऑर्डर के केस में देखा था कि हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन के, लेकिन टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के पावर 0। ये है जीरो ऑर्डर के लिए और ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है कि जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और फर्स्ट ऑर्डर में है हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के पावर 0, यानी कि उससे इंडिपेंडेंट होता है। अब ये फार्मूला आपसे खूब यूज़ कराया जाएगा। कभी टी हाफ दे के की वैल्यू पूछेंगे, के की वैल्यू दे के टी हाफ पूछेंगे। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज़ आता है, वो होता है लाइफ टाइम। तो हमने बताया था कि लाइफ टाइम टी एल टी बोलेंगे या बोलेंगे टी 100%, और ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो लाइफ टाइम के लिए टी के जगह पे टी एल टी लिख देंगे और उसके केस में ए टी कितना होगा, 0 होगा। फार्मूले में रख के देखो, के बराबर 2.303 या यहाँ से टी निकालो, टी लाइफ टाइम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के लॉग ए टी, इसके जगह पे 0 रखोगे तो किसी भी नंबर में 0 से अगर आप डिवाइड करते हो तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर ये इनफाइनाइट है तो ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात निकल के आई कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो लाइफ टाइम होता है वो होता है इनफाइनाइट, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट कराने में आपको इनफाइनाइट टाइम लगेगा। थियरेटिकली थियरी के हिसाब से कभी भी
कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती है। तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिकली अगर रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो गई है, अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो गई है तो हम ये मान लेते हैं कि वो 100% कंप्लीट हो गई है। ये प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं हम, लेकिन थियरी के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है। थैंक यू।